अब यही उन दोनों का डेली का रूटीन हो गया था। वो कभी लाइब्रेरी में साथ बैठते थे, तो कभी बगीचे में, तो कभी स्विमिंग पूल के किनारे, और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। रात में डिनर करने के बाद ईशा अपने कमरे में चली जाती थी, तो वहीं रणबीर अपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड करता था और बाकी का काम पूरा करता था। करीब एक हफ्ते तक साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कुछ बताने लगते हैं। हालांकि ईशा पहले इन बातों का ध्यान रखती थी कि वो रणबीर के सामने कुछ ज्यादा ना कहे, पर अब वो रणबीर को बहुत सारी बातें बताने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, तो रणबीर को यह एहसास होने लगा कि अब वो ईशा से दूर नहीं रह पाता था। जब भी वो उसे इग्नोर करती थी तो रणबीर को बुरा लगता था। अगर उसे एक छींक भी आ जाती थी तो रणबीर को ये चिंता सताने लगती थी कि कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग गई। जब वो खाना खाना भूल जाती थी तो रणबीर उसे डांटने लगता था, क्यों नहीं खाया तुमने टाइम से खाना। सुबह से लेकर रात तक बस उसी का इंतजार करता रहता था वो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। करीब 20 दिन तक साथ रहने के बाद दोनों अपने लैपटॉप पर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे। तभी रणबीर को अचानक कुछ याद आ जाता है। पता है, मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो पूरे बिजनेस इंडस्ट्रीज को ही बदल कर रख दे और कोई चाह कर भी उस सॉफ्टवेयर को हैक न कर पाए। फिर वो ईशा की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या ड्रीम है? ईशा मुस्कुराने लगती है और कहती है, आप मेरा सपना पहले से ही जानते हैं। मेरा सपना तो बस यही है कि मैं सुरेंद्र मित्तल जी के साथ काम करूं और उनके साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं। रणबीर ने दोबारा पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? ईशा मन ही मन सोचने लगी कि वह सवाल का जवाब कैसे दे। ईशा का रिएक्शन देखकर रणबीर कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, और मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ, मैं सुरेंद्र जी की तरह इतना जीनियस तो नहीं, पर मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ तक कि प्रॉफिट कैसे बांटना है वो भी तुम खुद ही तय कर लेना। बस मुझे एक भरोसा चाहिए कि तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं करोगी। ईशा अपना सिर हिलाती है और कहती है, थैंक यू। जब ईशा ने बस थैंक यू में जवाब दिया तो रणबीर को थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे उसका दम घुट रहा हो। उस दिन वो जल्दी ही लाइब्रेरी से उठकर अपने रूम में चला जाता है और अक्षय को फोन कर देता है। अक्षय ने फोन उठाकर कहा, कैसा है भाई? जब रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षय कहता है, क्या हुआ, उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया क्या? रणबीर ने धीरे से कहा, नहीं, बस उसने थैंक यू कहा और इतना ही से जवाब दिया यार। वेरी फनी। अक्षय हंसने लगता है और कहता है, ना कहने से तो बेहतर ही है, क्या पता तुम्हारे पास अभी भी कोई चांस बचा हो। रणबीर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय को लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा कि ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, तो जो भी इसका रिजल्ट आया है वो तुम्हें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा मेरे भाई। रणबीर कहता है कि यार मैं उसे किसी भी तरह खोना नहीं चाहता हूँ। अक्षय ने जवाब दिया, फिर तुम उसके साथ टेस्ट करना बंद कर दो। तुम्हें पता भी है कि वो एक ईमानदार लड़की है और वो अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाएगी। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? रणबीर उसको आंसर करता है, यार ऐसी बात नहीं है, अभी तक मैं ये नहीं जानता कि उसके पास कितना टैलेंट है। अक्षय पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणबीर उसे बताता है, यार अभी कुछ दिनों पहले उसने एक कंप्यूटर वायरस बनाया था। मुझे दिखाते हुए उसने कहा कि पता है, ये सबसे डेंजरस वायरस है। अगर ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर आ गया तो उसके सारी इंफॉर्मेशंस को बर्बाद कर देगा। अभी मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसे ठीक कर पाए। अक्षय कहता है, अब तुम मुझे ये मत बताओ तुमने उस वायरस को टेस्ट किया है। रणबीर ने जवाब दिया, हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही हुआ है। मैंने उसे कहा कि वो ये साबित करके दिखाए कि ये सबसे डेंजरस वायरस है। उसने लैपटॉप खोला और वायरस किसी को भेजा। अक्षय ने बहुत जिज्ञासा दिखाई और पूछा, किसे भेजा? रणबीर ने जवाब दिया कि अमेरिकन अंडरवर्ल्ड को, मेन सेंटर है, उसने वायरस वहीं पर भेजा है। मुझे अभी अभी पता चला कि पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा हुआ है। ये सुनकर अक्षय कहता है, यार ये तो बहुत अच्छा है, पर ये लड़की बहुत खतरनाक है बॉस। रणबीर ने अक्षय की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
ये लड़की एक दो-धारी तलवार की तरह है, अच्छी भी है और बुरी भी। ऐसे अपनी कंपनी में शामिल करने से पहले ये पक्का करना चाहता हूँ कि ये हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, नहीं तो उसका एक गलत फैसला और पूरा मित्तल ग्रुप्स मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। रणबीर फिर कहता है, तुम्हें तो पता है कि जब पापा ने कंपनी को टेक ओवर किया था तब कंपनी की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाया है और अभी ये दुनिया की नंबर 1 कंपनीज में से एक है। मैं नहीं चाहता कि एक गलती से ये सब बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं इस लड़की के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। अक्षय ने पूछा, अगर उसने मना कर दिया तो? रणबीर कहता है कि अगर उसने हाँ कर दिया तो मैं उसे बताऊंगा कि मैं असल में कौन हूँ, और अगर उसने ना कर दिया तो मैं उसे बस 2.5 करोड़ रुपए दे दूंगा और फिर मैं अपने रास्ते निकल लूंगा। अक्षय ने दोबारा पूछा, फिर तुम्हारे सपने का क्या होगा? रणबीर कहता है कि उसके बारे में बाद में देखेंगे, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा? रणबीर उससे कहता है, मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, पर अब मैंने सोचा है कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरी कंपनी घाटे में चल रही है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। देखते हैं के बारे में वो क्या सोचती है। अक्षय उससे कहता है कि सुन भाई, ये बहुत खतरनाक स्टेप है। रणबीर कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो मित्तल ग्रुप्स को छोड़कर मेरे साथ काम करेगी तो उसे अपने साथ रखने में फायदा है। मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। वो जैसा चाहेगी मैं मित्तल ग्रुप्स को वैसा बनाऊंगा, और अगर उसने मुझे छोड़कर अभी से मित्तल ग्रुप्स के साथ जुड़ने का फैसला किया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर भरोसा कर पाऊंगा। अक्षय हंसता हुआ कहता है, मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारे साथ ही आएगी। आई एम डैम श्योर भाई, देख लियो। रणबीर ने भी अक्षय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ यार, मैं भी यही चाहता हूँ कि बस कुछ ऐसा ही हो जाए। अक्षय कहता है कि ठीक है यार, मैं फोन रखता हूँ, तू मुझे बाद में बताना कि क्या हुआ। फोन रखने के बाद रणबीर ने एक ग्लास में वाइन लिया और बालकनी में चला गया। वो आसमान की तरफ देखने लगा जैसे भगवान से बातें कर रहा हो। उसने कहा कि भगवान, अगर मेरा प्लान एक बार सफल हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगा, अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आऊंगा। रणबीर को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आखिर आ ही गया। कंपटीशन के पहले राउंड में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे। रणबीर भी ईशा के साथ एग्जाम में बैठा था। भले उसके पास होने से पहले क्वेश्चन पेपर देखने का ऑप्शन था, पर वो चाहता था कि वो भी एक आम स्टूडेंट की तरह एग्जाम में बैठे। पहले राउंड का एग्जाम खत्म होने के बाद ईशा लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। जब रणबीर ने उसकी तरफ देखा तो वो नर्वस लग रही थी और अपने नाखून चबा रही थी। रणबीर उसके पास आया और कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम पास हो जाओगी, इसलिए तुम्हें अपने नाखून चबाने की जरूरत नहीं है। ईशा ने रणबीर की तरफ देखा और कहा, मुझे खुद के लिए चिंता नहीं हो रही, मुझे आपके लिए चिंता हो रही है। पता नहीं आपने एग्जाम में क्या किया होगा। ये सुनकर रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं पहला राउंड भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। पहले राउंड में बस 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। करीब 12 घंटे बाद एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है। दोनों ने अपना लैपटॉप खोला और एक दूसरे का रिजल्ट चेक करने लगते हैं। ईशा रणबीर का रिजल्ट चेक करती है तो रणबीर ईशा का रिजल्ट चेक करता है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने